तो इस तरह से जिस हिंदी भाषा के खेत में भावों की ऐसी सुनहली फसल फली है, वो भाषा भले ही कुछ दिन यूं ही पड़ी रहे तो भी उसकी स्वाभाविक उर्वरता जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी मर नहीं सकती, और वहां फिर से खेती के सुदिन आएंगे और पौष मास में जो नवान्न होता है वो उत्सव अवश्य ही होगा। ऐसा विचार गुरुदेव का था, रविन्द्रनाथ टैगोर का था। अब हम हिंदी भाषा की जब बात करते हैं तो वहां पर देखते हैं उसके बहुत सारे चरित्र हमें दिखाई देते हैं। वो उत्तर भारत के जो हमारे 10 राज्य हैं उनकी मातृभाषा है या जनभाषा है, और पूरे देश की संपर्क भाषा, और गांधी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो वो राष्ट्रभाषा है, वो संघ की राजभाषा है और एक महत्वपूर्ण विश्व की भाषा है। और चीनी भाषा के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और आज जब हमारी जो अध्ययन हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, उनके अनुसार तो हिंदी प्रथम स्थान पे आ रही है, क्योंकि वो मैंदारिन में चीनी जो है मैंदारिन है और वो सीमित क्षेत्र के लोग उसमें बोलते हैं, इसलिए ये प्रथम स्थान पर आ रही है और लगभग ये 150 देशों में बोली जाती है, समझी जाती है, और 72 करोड़ लोगों के बीच में ये प्रचलित है। इस तरह से इसका जो बहुत विस्तृत इतिहास है वो लगभग 1500 साल पुराना है, और बहुत ही इसमें पर्याप्त समृद्ध साहित्य भी देखा जाता है। और सबसे ज्यादा क्योंकि ये लोक से जुड़ी हुई है, तो इसमें जो लोक साहित्य है वो बहुत ज्यादा मर्म स्पर्शी और हृदय को स्पर्श करने वाला है, क्योंकि लोक तो लोक के बीच से ही जन्म लेता है। तो और हिंदी फिल्मों की बात करें, धारावाहिकों की, ये जादुई असर इसका जन जन पे, युवाओं पे, वृद्ध पे, महिलाओं पे, स्त्री पुरुषों सब पे ये दिखाई देता है। और संचार भाषा के रूप में ये तो बहुत विकसित है ही, क्योंकि इसके पास लगभग 20 लाख का शब्द भंडार इसके पास है, और इसकी लिपि जो देवनागरी है वो संसार की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि है। और ये सारी इन सब के आधार पे जब हम देखते हैं तो ये जो है इतनी ज्यादा संपुष्ट क्यों है, क्योंकि ये संस्कृत की पोष्य पुत्री है, और संस्कृत जो है वो भाषा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। उसमें कंप्यूटर से अगर हम ये देखें तो उस कंप्यूटर में भी और आधुनिक जो विश्लेषण हुए हैं उनके आधार पर भी संस्कृत को सबसे ज्यादा सही भाषा माना गया है, जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, और इसी की पोष्य पुत्री जो है वो हिंदी है। इसमें बहुत सारे धर्म, दर्शन, रहस्य, अध्यात्म, नीति शास्त्र, आचार संहिता, इनका अपार भंडार हमें दिखाई देता है। चाहे वो भक्ति काव्य हो हिंदी का, जिसमें फिर बौद्ध दर्शन हो की बात हो, या गांधी दर्शन की बात हो, या मानवतावाद की बात हो, ये सब पूरी तरह से प्रचुर रूप में इसमें समाये हुए हैं। और जो भारतीय, जिसे भारत विद्या कहा जाता है, प्राच्य विद्या कहा जाता है, वह भी इसी संस्कृत और हिंदी में ही सन्निहित है। बहुत सारे हिंदी की जो भाषिक संस्कृति है वो हिंदुस्तानी में, संस्कृत में, उर्दू, पाली, नेपाली, पता नहीं कितने देशों में व्याप्त है। और हिंदी को विश्व व्यापी भाषा बनाने में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा योगदान अगर है तो गिरमिटियों का है और अप्रवासी भारतीयों का है, या जो विश्व के यात्री रहे हैं, जो समय समय पर भारत आते रहे। जैसे इटली का एक आया था यात्री, उसने शिवाजी के दरबार में जाकर के हिंदी में उसने बोला था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की भूमिका रही है, यात्रियों की भूमिका रही है, संचार कर्मियों की बड़ी भूमिका रही है। और ये जो देश है हमारा, ये बहुत प्राचीन काल से ही विश्व बंधुत्व का समर्थक रहा है, और विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ पर देखी जाती रही है। कभी अगर किसी पर इसने आक्रमण नहीं किया, किसी से द्वेष नहीं किया, तो ये जो परिव्राजक संस्कृति थी
जो यायावर वाली संस्कृति थी, इसके कारण जो विश्व भ्रमण करते रहे हैं, उसके कारण ये ग्रहणशील होता रहा, और जो वैचारिक स्वतंत्र है और उदारता है, उसके कारण सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विनिमय होता रहा। और जो हिंदी है उसने अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, इटली और इतालवी जिसे कहते हैं, फ्रांसीसी, जर्मन, डच, पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेजी, सभी भाषाओं में बहुत सारे शब्द इसने लिए हैं और बदले में उन्हें कई शब्द भी दिए हैं। मतलब ये नहीं है कि मेरी ही भाषा महान है, मैं नहीं ग्रहण करूंगा। अगर ये बात होती तो हिंदी के अंदर ये बात होती कि मैं किसी और से नहीं लूंगी और मेरे अंदर ही जो है वही, तो ये रुक जाती इसकी गति। लेकिन इसने बहुत सारे विदेशी भाषाओं से बहुत सारे शब्द लिए और बदले में बहुत सारे शब्द भी दिए इसको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही। और अंग्रेजों का प्रभाव जो जब अंग्रेजी शासन काल आया तो उसमें 200 वर्षों तक छाया रहा, और इसकी जो प्रशासनिक और जो सांस्कृतिक शब्दावली है वह भी हिंदी से जुड़ गई। और जो विदेशी उपनिवेश होने के कारण जो भारत का भाईचारा है वो इतना बढ़ गया कि जो कई देशों के साथ ऐसा स्थापित हो गया जो उपनिवेशवाद के शिकार थे, उससे भी हिंदी में विश्व बोध बढ़ा। और इस तरह से हिंदी की जो विश्व व्याप्ति है उसका एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा, वो था बौद्ध धर्म। इसने ईसाइयत को बहुत प्रभावित किया, और पिछली शताब्दियों में ये हमने देखा कि जो बौद्ध धर्म है वो उसकी पहुंच एशिया के कई देशों तक रही, और उससे हिंदी को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से एशिया के बहुत सारे देशों में ये बौद्ध धर्म के साथ साथ राम कथा ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। बहुत सारी, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे वो फिजी हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, वहां पर राम कथा और राम की उपासना और जो रामायण महोत्सव हुए जगह जगह, ये जो है रामलीलाएं की गई, उससे भी जो तुलसी मानस है उसके सहारे भी हिंदी को बहुत विशेष लोकप्रियता मिली है। और जैसा अभी हमने बताया, रामलीला ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो भारतवंशी बहुल जो राष्ट्र हैं, हिंदी वहां के निवासियों के अस्तित्व की चुनौती बन गई थी, और हिंदी के ही सहारे एकजुट होकर इन देशों ने वहां के आदिवासियों के मुकाबले अपना एक प्रजातांत्रिक ढांचा खड़ा किया। मतलब कि जो यहाँ से गए थे यात्री, जो बंधुआ मजदूर बना करके ले जाए गए थे, उन्होंने जो ऐसे ऐसे देशों में ले जाकर के उनको छोड़ दिया गया जहां कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था, जहां पे बहुत अभाव था। ऐसे अभाव को भी उन्होंने, भारतीयों ने अपने बोध से उर्वर बनाया। और ये भोजपुरी समुदाय थे जो आज भी हैं वहां पे, और अवधी भाषा भाषी भी बहुत सारी संख्या में गए जो मजदूर बन करके ले जाए गए थे, और वहां आदिवासियों के मुकाबले उन्होंने वहां पर अपना एक प्रजातांत्रिक ढांचा खड़ा किया, और जिसका वजूद हिंदी पर निर्भर है। तो और जो पिछले दशक थे उसमें हिंदी का बाजार भी बहुत विशेष रूप से बढ़ा है, और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो आई और हिंदी को उन्होंने माध्यम बनाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो हिंदी का प्रयोग करती है, और यही कंप्यूटरीकरण का यही मूल हेतु भी है। तो भारत में जो बेरोजगारी के बढ़ने से जो प्रतिभा पलायन आज हम देख रहे हैं कि बहुत हो रहा है, उससे कई लाख जो युवक हैं वो विदेशों में जाकर के बस रहे हैं। लेकिन वहां के समाज में खप पाना बहुत सरल सहज नहीं है, और अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए, इसलिए पंजाबी हैं, गुजराती हैं, केरल के हैं, ये जो भारतीय मूल वाले हैं अप्रवासी, ये हिंदी संस्थाओं से आज जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जड़ें कहाँ हैं, वो वही संस्थाओं में है जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, जहाँ हिंदी बोली जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य इस तरह से किया है, और वहां हिंदी जो है वो भारतीयता का पर्याय
बन गई है। और जो अमेरिका में, तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो जो यूरोपीय समाज है उसमें इस बीच एक कृष्णा कल्ट आंदोलन चला है, उसने भी बहुत ज्यादा हिंदी को काफी प्रश्रय दिया है। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन की श्रृंखला शुरू हो गई है, इसने भी विश्वव्यापी चरित्र रचने में, विश्व भाषा का चरित्र हिंदी को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसीलिए इसलिए भी हिंदी जो है वो विश्व भाषा है, क्योंकि उसमें व्यापक विश्व चेतना है, और इसलिए भी कि विश्व के वो अधिकतर देशों में बोली जाती है, समझी जाती है, अपनाई जा रही है। तो जो हिंदी की ये जो भूमिका है ये बहुत बड़ी है। ये भूमिका हिंदी की इतनी बड़ी हो गई है कि ये मतलब आज हम देखते हैं तो हिंदी की जो 3 भूमिकाएं हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती हैं। एक तो हिंदी प्रदेश की मातृभाषा के रूप में जो उपभाषाएं और बोलियों से जोड़ती हुई जो शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से वो कार्य कर रही है। लेकिन तथाकथित जो हिंदी प्रदेश हैं उसमें भी अंग्रेजी के प्रति जो अतिशय मोह के कारण जो हिंदी उच्च शिक्षा और प्रशासन और प्रबंधन इन सभी क्षेत्रों में अब तक प्रायः वो उपेक्षित ही रही है। ये भी आज की वास्तविकता हमें हिंदी में दिखाई दे रही है, और जो बहुत शोचनीय है। दूसरी भूमिका ये है कि पूरे भारत की भाषाओं को जोड़ने वाली संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को जब हम देखते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो ये इसी संपर्क भाषा को जो है गांधी जी ने ये हमें लगता है 1917 में राष्ट्रभाषा कहा था, और भारतीय संविधान में इसे राजभाषा का जो दर्जा दिया था। और जो जनसंपर्क, जनसंचार, जो संप्रेषण की भाषा है, जो पर्यटन है, जो बाजार है, जो व्यापार है, जो सांस्कृतिक संबंध है, जो साहित्यिक आदान प्रदान है, इसमें भी इसकी बहुत बड़ी हिंदी की भूमिका रही है। और ये भूमिका निरंतर दिनों दिन ये प्रबल बनती जा रही है। इसका एक कारण भी है, जैसे 1964-65 के दौर में जो राजनीति प्रेरित हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था वो भी अब धीरे धीरे समाप्त ही हो रहा है, क्योंकि ये कह रहे थे कि कुछ दक्षिण में ऐसा था कि हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे, और जैसे ये कहा गया था ना कि 15 साल तक ये अंग्रेजी जो है वो हिंदी की सहभागी चलती रहेगी, और बाद में वो हम बैसाखी को अंग्रेजी की बैसाखी को छोड़ देंगे और हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ जो है जो हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ उसके बाद ये समाप्त हो गया। तो जो हिंदी की जो ये 2 भूमिकाएं अभी हमने बताई, और तीसरी भूमिका जो है हिंदी की वो विश्व भाषा के रूप में है। तो विश्व भाषा के रूप में हिंदी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। ये नहीं है निरापद है हिंदी का मार्ग, बल्कि हिंदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हिंदी भारत के जो बाहर भारतीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में, और भारत की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है उसकी वाहिका के रूप में भी आज मान्यता उसको मिल रही है। और दूसरा, जो विदेशियों के भारत प्रेम के कारण और भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों की जो विश्व के सभी देशों में जो उपस्थिति हो गई है उसके कारण भी हिंदी लोकप्रिय भाषा बन चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा, प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब विदेश में गए तो देखिए वहां पर कितना उनका स्वागत हुआ। तो ये जो अप्रवासी भारतीय वहां पर इतनी संख्या में है जो हिंदी भाषा भाषी हैं, तो उनके कारण भी हिंदी लोकप्रिय भाषा बन चुकी है। कारण ये भी है कि जो भारत की विभिन्न जो भाषाएं हैं और बोलियां हैं उनको बोलने वाले जो भारतीय हैं वो देश विदेश में आपस में संप्रेषण के लिए जो वो हिंदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भी कभी आपस में मिलते हैं तो वो हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। उससे क्या होती है, भारतीयता और भी दृढ़ होती है। विदेश में रह करके हम ज्यादा शायद अपने देश को याद करते हैं, बजाय इसके कि हम अपने देश में भले हिंदी को भूल जाएं, भले अपने पर्व त्योहारों को भूल जाएं, बड़े
भले अपनी संस्कृति को उतना याद ना करें, लेकिन विदेश में रह करके हम भारतीय ज्यादा एक होते हैं, ज्यादा पर्व को मनाते हैं, ज्यादा त्योहारों को, भारतीयता को याद करते हैं। जो लोक है वो वहां ज्यादा दिखाई देता है। वहां पोशाक जो है, यहाँ पर आपको जो परिधान है वो पश्चिमी प्रभावित दिखाई देगा, लेकिन वहां पर हमारे भारतीय परिधान, चाहे वो गरबा नृत्य हो उसमें देखिए, चाहे वो अभी गणेश पूजन हुआ उसमें देखिए, सब जगह पे भारतीय जो है अपनी, क्योंकि वहां पर अस्तित्व के संकट आ जाएगा, अपनी अस्मिता की पहचान की बात आ जाएगी, तो वहां पर विदेशी भाषाओं की तुलना में हिंदी में बात करना वो ज्यादा सहज और ज्यादा आत्मीयतापूर्ण महसूस करते हैं। क्योंकि जब भी देश से बाहर जाते हैं तो हम इस तथ्य को ज्यादा अनुभव करते हैं कि वहां पर इतना ही नहीं, बल्कि जो पाकिस्तानी है यहाँ पर चाहे हम द्वेष करें, लेकिन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अरब देश के जो नागरिक हैं वो भारतीयों से हिंदी में बोलना पसंद करते हैं, यहाँ तक आ जाता है। क्योंकि ये दौर किसका है? ये भूमंडलीकरण का दौर है। इसके नए दौर में जो ये विश्व भाषा हिंदी है, इसकी कुछ विशिष्ट भूमिकाएं भी हैं। पहला ये कि जो प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ जोड़ते हुए पहली बात हिंदी को विकसित करना है, और अंग्रेजी की तुलना में जो ये प्रौद्योगिकी की वैकल्पिक भाषा के रूप में इसे हमें जन जन तक पहुंचाना है, ये महत्वपूर्ण काम है। इसी दिशा में जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो भी बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। फिर भी हिंदी को प्रौद्योगिकी की भाषा बनाने के लिए अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसे विश्वव्यापी बनाने की, और इसमें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि विश्व भर में जो फैले हुए भारतीय वैज्ञानिक हैं, अमेरिका में देखिए आप, रूस में देखिए, जहां कहीं भी, नासा में देखिए, वहां जितने वैज्ञानिक हैं वो भारतीय ज्यादा हैं आपको मिलेंगे। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, अमेरिका में डॉक्टर अगर हैं तो वो भारतीय अधिक हैं। तो इस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो ये प्रतिभा पलायन हो रहा है ये तभी रुकेगा क्योंकि यहाँ पर हम जब विकसित कर लेंगे, हमें अपने मातृभाषा पे गर्व होगा। अगर हम स्वभाषा पे गर्व करेंगे तभी हम स्वदेशी की बात कर सकते हैं, और जब हम स्वदेशी की बात कर सकते हैं तभी हम स्वराज की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो स्वभाषा, स्वदेशी और जो स्वराज की भावना है, ये हमारे मन में बलवती होनी ही चाहिए, तभी हम स्वतंत्र हैं। नहीं तो हम स्वतंत्र हैं ही नहीं। भले ही हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन वो एक त्योहार की तरह मना लेंगे, और हम जब तक मानसिक दास्ता से आजाद नहीं होते हैं तब तक ये हम जो है पूरी तरह से आजाद नहीं माने जाएंगे। और ये कब होगा? जब हम अपनी भाषा का विकास करेंगे, अपनी प्रौद्योगिकी का, अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की मदद लेंगे, और हिंदी शिक्षण की प्रणालियों को हमें आज ये नहीं है कि हम कूप मंडूक बने रहें, बल्कि जो मल्टीमीडिया है उसके सहारे हमें विश्व स्तरीय बनाने की सख्त जरूरत है। और इस दिशा में विश्व के विभिन्न जो प्रदेश हैं उसमें जो कार्यरत हिंदी के विद्वान हैं और जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, उनको मिलजुल करके काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी के पास अभी हमने जैसा कि बताया कि 20 लाख का शब्द भंडार है, और विश्व की जनसंख्या का 19% लोग हिंदी बोलते हैं, और भारत में 73% लोग हिंदी जानते हैं। फिर ये मूल प्रश्न ये है कि विश्व भाषा किसे कहें, ये हिंदी कैसे विश्व भाषा बने, ये बात आती है इसके बाद कि इतना सब है, इतनी सब चीजें हैं मेरे पास, लेकिन ये विश्व भाषा क्यों नहीं बन पा रही है? कोई भी विश्व भाषा कैसे बनती है ये, और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मानदंड क्या है? क्या कि संयुक्त राष्ट्र में मान्य भाषाओं में हम जो मान्यता मिली है जिन भाषाओं को, केवल हम उनको ही विश्व भाषा कहें, लेकिन जर्मन को, लैटिन को, जापानी को, ये जो कभी विश्व भाषा थी या जिनमें विश्व भाषा बनने की संभावना थी, ये भाषाएं संयुक्त राष्ट्र में मान्य नहीं हुई हैं, क्योंकि ये भाषाएं पराजित राष्ट्रों की भाषाएं थी। और जर्मनी, इटली और जापान ये ध्रुव देश थे। ये देश
द्वितीय महायुद्ध में पराजित हुए। और जो प्रारंभ में हम जब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो वहां पर जो 5 भाषाएं मान्य हुई थी वो अमेरिका की, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये विजयी राष्ट्रों की राजभाषाएं थी। और स्पेनिश भाषा बोलने वाले द्वितीय महायुद्ध में अधिकतर अमेरिका के साथ थे। इसके अलावा जो लातिनी अमेरिकी भाषा थी वो मान्य हो गई। और 20-22 अरब देश हैं, इनकी संख्या काफी थी। जब इनके पास पैसा आया तो वहां की भाषाएं भी मान्य हो गई। अब यहाँ तर्क भाषा की श्रेष्ठता का नहीं था। ऐसा नहीं कि जो भाषाएं संयुक्त राष्ट्र में मान्य हुई वे विश्व की श्रेष्ठ भाषाएं थी, और जो भाषाएं वहां मान्य नहीं हुई वो कमतर है या बदतर भाषाएं हैं। बल्कि वहां तर्क भाषा की श्रेष्ठता का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि भाषा भाषी की श्रेष्ठता का था। तर्क श्रेष्ठता का भी नहीं, बल्कि विजय पराजय का था, ताकत का था और पैसे का था। जिन राष्ट्रों के पास ताकत थी, पैसा था, उनकी भाषा इस विश्व संस्था की भाषा बन गई। और 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना तब भारत गुलाम था। हिंदी पराजित से भी अधिक पराजित गुलाम राष्ट्र की भाषा थी। इसलिए उस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता कैसे मिलती। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी विश्व भाषा नहीं बन सकती या हिंदी में विश्व भाषा बनने की संभावनाएं नहीं है, बल्कि हिंदी में विश्व भाषा बनने की पूरी अर्हता भी है और पूरी संभावनाएं भी हैं। वो विश्व भाषा बन सकती है। कुछ समय पहले जैसा सूरीनाम में भी विश्व हिंदी सम्मेलन में ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था। लेकिन अभी तक बात वही हो जाती है, बात नीति की नहीं है। हमारी नीति सब सही है, लेकिन नियत भी होनी चाहिए, नीति के साथ नियत भी होनी चाहिए। हिंदी में खाली हम एक दिन या पखवाड़ा मना लेते हैं या एक महीना माह मना लेते हैं हिंदी का, इससे काम नहीं चलेगा। या हम हिंदी भाषा भाषी या समूह का में जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, समूह का के अंतर्गत आने वाले, वो तो आपस में व्यवहार कर ही रहे हैं हिंदी में, उनको नहीं संबोधित करने की जरूरत है, बल्कि हम समूह गा तक जाएं और वहां पे हम कैसे हिंदी को आगे लेकर के आए, जो भारत में मान्य है, समूह का खा गा, जो स्पष्ट ही होगा, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है, इसलिए हम बहुत सारी चीजें नहीं बता पाते हैं। लेकिन अभी भी अब यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि जो भाषा अपने ही देश में अमान्य है वो सारे विश्व में मान्य कैसे हो सकती है। क्या सचमुच भारत की राजभाषा हिंदी है? क्या यदि हम कहें कि भारत की राजभाषा हिंदी है तो इससे बड़ा कोई संवैधानिक, हम तो ये कहेंगे, कोई झूठ नहीं हो सकता। ये एक प्रकार का संवैधानिक दिवा स्वप्न है। सत्य तो ये है कि भारत की राजभाषा अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी में सारा काम हो रहा है। हम कहते जरूर है हिंदी है राजभाषा, हिंदी है राजभाषा, कहने और करने में फर्क है। सरकार का सारा राजकाज, खासतौर से जो मौलिक काम है, वो अंग्रेजी में ही होता है। तो ये जो है स्वराष्ट्र में कोई भी ऐसा राष्ट्र बताइए जहां पर पराधीनों की भाषा प्रयोग की जा रही हो, जहां पर अब यहाँ पर क्या है, स्वराष्ट्र में अंग्रेजी चलती रहे और संयुक्त राष्ट्र में हम मांग करते हैं कि हिंदी चलाएं। तो ये कैसे संभव है? जब हम अपनी ही भाषा को आदर नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनेगी। तो संसद को बने इतने वर्ष हो गए, न्यायालय को बने इतने साल हो गए, भारत को स्वाधीन हुए इतने साल हो गए, क्या एक भी कानून भारत की राजभाषा में ये पारित हुआ? या क्या एक भी कानून मौलिक तौर से हिंदी में लिखा गया? नहीं लिखा गया। ये हमारी आज भी सर्वोच्च न्यायालय में आप चले जाइए, वहां पर क्या है, उच्चतम न्यायालय में चले जाइए, वहां पर क्या एक भी फैसला राजभाषा में हुआ है? जो बेचारा केस लड़ रहा है वो भी नहीं जानता कि न्यायाधीश महोदय कौन सा निर्णय दे रहे हैं। ये बताइए, हम न्याय मेरा किया जा रहा है, मेरे वादी भी नहीं जानता, प्रतिवादी भी नहीं जानता कि क्या निर्णय दिया जा रहा है। ये तो हाल है। तो अंग्रेजी, अगर वादी प्रतिवादी अंग्रेजी न जाने तो बहुत मुश्किल से अपनी भाषा में अपनी बात
वो कह पाते हैं, फिर उसका अनुवाद होता है, और इस तरह से बहुत सोचनीय स्थिति हो गई है। तो ये सही, हाँ, और हम सोचते हैं कि वो रातों रात जो है विश्व भाषा बन जाएगी, तो ये हमारा सोच बिल्कुल भी तर्कसंगत है ही नहीं। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में लाने और वहां हिंदी बोलने से एक लाभ ये होगा कि हमें उन लोगों की टांग खिंचाई का मौका मिलेगा जो वहां तो हिंदी बोलेंगे और यहाँ अंग्रेजी बोलेंगे। तो हम कहेंगे भाई वहां हिंदी बोलते हो तो यहाँ क्यों नहीं अंग्रेजी बोलते हो? अगर वहां हिंदी बोलोगे तो यहाँ आकर अंग्रेजी बोलने में कम से कम उन्हें शर्म तो आएगी। इसलिए हम प्रयास हमें करना चाहिए, लेकिन स्थिति जो है अगर हम देखें तो वो बहुत ही दुखद है। दूसरी बात आती है कि यदि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता मिलेगी तो हमारे जो नौकरशाह हैं वो हिंदी में न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, और उनको मजबूरन हिंदी में काम करना पड़ेगा। तो वो कैसे चाहेंगे कि हिंदी जो है हमारी, देखिए कहने में और बहुत अच्छी अच्छी बात करने में बहुत अच्छा लगता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, हिंदी राजभाषा बने, हिंदी में काम हो, लेकिन हम गुलामी की मानसिकता है हमारी, हम अंग्रेजी ही हर जगह प्रयोग करते हैं, हिंदी में काम ही नहीं करते हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं पूर्णतः? कोई भी मेडिकल देख लीजिए, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल की पढ़ाई जो है अंग्रेजी की बजाय हिंदी में करे, या जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी की बजाय हिंदी में पढ़े, हिंदी में करे। और कितने मतलब ऐसे संस्थान है जहां पर अंग्रेजी के बजाय हम हिंदी में काम करते हुए देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और पहचान उस राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। उस भाषा को दरकिनार करके उनकी भाषा को, जिनके हम गुलाम थे और जो हमारे मालिक थे, प्रथम दर्जे पर लाना, उसका अनुवाद पढ़ना और उसकी जूठन परोसना, बहुत बड़ा ये राष्ट्रीय अपमान है। ये लज्जा की बात है हमारे लिए। अगर हिंदी संयुक्त राष्ट्र में मान्य होती है तो एक बहुत बड़े आनंद की बात है, और हो भी सकती है, क्योंकि फिजी में जब हम देखते हैं अगला विश्व सम्मेलन हिंदी का जो है फिजी में हो रहा है, होने वाला है, ऐसा हुआ था। मॉरिशस में हम देखते हैं, त्रिनिदाद है, सूरीनाम है, गयाना है, ये दुनिया के लगभग आधी ये जो आधा दर्जन देश हैं, वहां पर हिंदी भाषी बहुसंख्या में है। जो ये भारतवंशी देशों में हिंदी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, मरने लगी है। या भाई क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि उनके बाप दादा जो यहाँ से गए थे वो हिंदी, भोजपुरी और अवधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो अब नई पीढ़ी आ रही है वो वहां की, चाहे वो फ्रेंच हो जो भी वहां पे बोली जाती है, या डच हो या पुर्तगाली हो, उन भाषाओं को अपना रहे हैं और वो हिंदी से दूर हो रहे हैं। इस तरह से नई पीढ़ी में वो मरती जा रही है, क्योंकि पुराने पुरखे थे वो तो हिंदी लेके गए, लेकिन नई पीढ़ी उसे अब आत्मसात क्यों करे जब हम ही नहीं कर रहे हैं। जब भारत में ही अगर हम ये कहें कि वो जो है महारानी नहीं है, नौकरानी की स्थिति में है, तो उसे परदेश में महारानी कौन बनाएगा? ये यदि संयुक्त राष्ट्र में उसे सम्मान मिलेगा तो शायद उन देशों में भी वो पुनर्जीवित हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा वो हिंदी हो, हिंदी ली जाए। पूरी खाड़ी में लगभग 30 लाख भारतीय हैं, ये भारत के नागरिक हैं, वहां रहते हैं और आपस में हिंदी में बातचीत करते हैं। पड़ोसी देशों में लगभग 15 से 20 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और ज्यादातर बोल लेते हैं। तो दुनिया के लगभग 50 देशों में 2 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं। हालांकि वे अनेक भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उन्हें जो जोड़ने वाली भाषा है वो हिंदी ही है। तो भारत में जुड़े रहने के लिए वे अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं। लेकिन यदि जब संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हिंदी में भाषण देंगे तो इन करोड़ों जो प्रवासी भारतीय हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि वे एक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय भाषा से जुड़े हुए हैं। क्यों? ये कारण है। मतलब हमें सशक्त दिखाना ही नहीं, दिखाने वाले तो बहुत हो गए हमें, लेकिन आज जो युग है वो प्रदर्शन का युग है, तो हमें दिखाना भी पड़ेगा
कि नहीं हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हमारी भाषा किसी से कमतर नहीं है। तो यदि संयुक्त जो हिंदी है वो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिष्ठित हो जाए तो विश्व भाषा बनने से उसे जरूर सहायता मिलेगी। लेकिन यूं भी जो हिंदी में विश्व भाषा होने के बहुत सारे गुण पहले से ही उसमें मौजूद हैं। इसका एक गुण ये है कि हिंदी की लिपि बहुत सरल है और अभी हमने जैसा बताया कि वैज्ञानिक भी है। जो बोलो वो लिखो, जो लिखो वो बोलो। तो इतना इतना सरल कहाँ से मिलेगा। या अंग्रेजी में पीयूटी पुट, बीयूटी बट, सीयूटी कट, और कहीं पे कुछ साइलेंट है और यहाँ पे कुछ भी साइलेंट नहीं है। हिंदी में बिंदी भी बोलती है, हिंदी की बिंदी भी बोलती है, और अंग्रेजी में सब कुछ साइलेंट है। तो दुनिया की अनेक भाषाओं में जिन की अपनी कोई लिपि नहीं है, इसलिए उन्होंने विभिन्न लिपियां स्वीकार कर ली हैं, ये भी है। जबकि हमारी अपनी लिपि है, हमारी देवनागरी लिपि है। तो ये देवनागरी लिपि जो है वो दुनिया की सबसे सरल और सबसे वैज्ञानिक लिपि है। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है, संस्कृत, पाली और प्राकृत की लिपि भी देवनागरी है। और भारतीय भाषाओं में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि मराठी की लिपि भी देवनागरी है। और जो सब अब अगर हम बात करें पुराने की, तो पुराने में तो सिंधु सभ्यता के जो पुराने शिलालेख हैं उनकी भी लिपि देवनागरी से मिलती जुलती है। तो और चीन के जो पुराने शिलालेख हैं उनमें शारदा लिपि भी हिंदी लिपि ही है। तो इस तरह से हिंदी का संसार, अगर हम प्राचीन तो बहुत ही समुन्नत था, बात इसकी है कि आज हम कितने इसको समुन्नत बना रहे हैं। तो विश्व भाषा बनने के लिए हिंदी को पहली बात संयुक्त राष्ट्र में मान्यता के साथ ही कुछ दूसरे भी कार्य करने पड़ेंगे। जैसे हिंदी की शब्द संपदा अपार है, अंग्रेजी के एक एक शब्द के लिए हिंदी में 50-50 हमारे पर्यायवाची बहुत सारे पर्याय हैं, ऐसे हैं कि निकालने लगो तो पता नहीं कितने लंबे लंबे अनुभव से भी कुछ शब्द सृजित हो जाएंगे, कुछ शब्द निर्मित हो जाएंगे। और हजारों वर्षों की घिसाई के बाद शब्दों में ये सामर्थ्य आई है। ये एक दिन में नहीं गढ़े गए हैं, ये सूक्ष्मता उत्पन्न जो हुई है। जो हिंदी और संस्कृत में जो शरीर के एक एक अंग के लिए, हर एक अंग में उपांग के लिए और उपांगों में भी उप उपांगों के लिए सुनिश्चित शब्द आपको हिंदी में मिलते हैं। उसी प्रकार से जो मानवीय हमारे मनोभाव हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, इतना सूक्ष्म है, इतना वैज्ञानिक है हिंदी। देवनागरी लिपि जो गहन तर्क वितर्क हम करते हैं या मानवीय संबंध हैं, उनके सूक्ष्मता जो सूक्ष्म चित्रण है उसमें भी हिंदी पूर्ण सक्षम है। और मतलब हिंदी में शब्दों की कोई कमी नहीं है। पाणिनि को की हम बात करें, पाणिनि ने 2000 से अधिक धातुओं का वर्णन किया है और लगभग 1000 अन्य धातुएं भी उपलब्ध हैं। एक धातु से कम 3000 शब्द बनाए जा सकते हैं, जो विभक्तियां, प्रत्यय, उपसर्ग, पुरुष वचन। तो संस्कृत जो है वो हिंदी की माँ है और संस्कृत का शब्द भंडार जो है वो करोड़ों तक पहुंचता है और हिंदी को तो वो स्वतः ही मिल गया है। बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में जो संस्कृत से आ गए हैं। तो और जो अंग्रेजी है वो एक प्रकार से हम ये कहेंगे खेरिची व्यापारी की तरह से है, मतलब छोटा दुकानदार। बड़ी कंपनियों से वो माल खरीदता है वही हाल अंग्रेजी का है। लेकिन हम तो थोक के व्यापारी हैं, अंग्रेजी उधार पर अगर जिंदा है, हम तो थोक के व्यापारी हैं। लेकिन अगर हम ग्रीक की बात करें, लैटिन की, जर्मन की, फ्रेंच की, हिंदी, ये सभी भारतीय भाषाओं के शब्द अगर हम अपने शब्दकोश से निकाल दें तो उनका उसका दिवाला ही पिट जाएगा, उनके पास क्या बचा रहेगा। तो अंग्रेजी के मुकाबले हमारे पास पूरी खदान है, पूरे कारखानों के मालिक हैं, हमारे पास शब्दों की खदान है, जितने कहो उतने शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं। ये हमारा इतना समृद्ध हमारा शब्दकोश है। विदेशी भाषाओं के अगर हम शब्द निकाल भी दें तो हिंदी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत से हम ले लेंगे बहुत सारे शब्द। तो जो ये हमारे कोश हैं, ये शब्दों की तिजोरी है, हमारे पास बहुत सामान है, लेकिन ये हम बहुत लापरवाह हो गए हैं। तो हम अंग्रेजी कहते रहते हैं और अपनी ही भाषा को भूल रहे हैं, अपनी अस्मिता जिससे हमारी
सिद्ध होनी है, उसको हम भूल रहे हैं। और दूसरी बात, हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है वो चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या से भी अभी हमने जैसा बताया था कि अधिक हो गई है। ये कागज की लेखी नहीं है, ये आंखें देखी बात है, ये वैज्ञानिक बात है। विश्व जनसंख्या का स्रोत ग्रंथ ये कहते हैं, वो बताते हैं कि चीनी भाषियों की संख्या जो लगभग 80 करोड़ है, लेकिन जरा आप चीन में जाकर के देखें और इस दावे को परखें कि जो चीन की राजभाषा मैंदारिन है जिसे कहते हैं, वहां पर सभी चीनी लोग मैंदारिन नहीं बोलते हैं। जो भाषा पेइचिंग में बोली जाती है वो शंघाई में नहीं बोली जाती, जो कैंटन में बोली जाती है वो नानचिंग में नहीं बोली जाती, लेकिन जो हिंदी कश्मीर में बोली जाती है वही कन्याकुमारी में बोली जाती है, जो हिंदी फिजी में बोली जाती है वो सूरीनाम में बोली जाती है, वही दक्षिण एशिया के सभी देशों में जहां हिंदी समझी जाती है सब उसी हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम अपने को कितना बताएं, कितना माने। और फिर जैसे जैसे ये वैश्वीकरण बढ़ता है, बढ़ेगा, वैसे वैसे हिंदी भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ेगा तो हिंदी घटेगी। कुछ ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ने पर, भूमंडलीकरण बढ़ने पर हिंदी नहीं घटेगी। पश्चिम के लोग आजाद लोग हैं, और आजाद मुल्क का जो आदमी है वो अपना मालिक खुद होता है, वो अपनी जुबान में बोलता है, वो अपनी जुबान का महत्व समझता है। इसके विपरीत हमारी जो मानसिकता है वो गुलाम की है। गुलाम आदमी ये सोचता है कि यदि मैं अपनी जुबान में, अपने मालिक की जुबान में नहीं बोलूंगा तो नुकसान में रहूंगा। बात समझने की है। यहाँ पर हम अंग्रेजी जो हमारे मालिक की जुबान है उसमें हम बोल रहे हैं, अगर हम उसमें नहीं बोलेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे और हमें हिकारत की नजर से देखा जाएगा। इसलिए हमारा मुंह अपना होता है, लेकिन जुबान जो है वो पराई होती है। हिंदी अपना युद्ध हार गई है, ये बात वही लोग कहते हैं जो समाज के बनाने की, निर्माण की प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। उन्हें पता नहीं है कि अच्छी सरकार और अच्छा बाजार किन तर्कों के आधार पर चलता है। यदि हम किसी फ्रांसीसी, जर्मन, मलेशियन निवासी को भारत में अपना माल बेचना है तो वो फ्रांसीसी, जर्मन और मलेशियाई भाषा हम पर नहीं लादेगा, बल्कि जिस भाषा में उसका माल बिकेगा वह उसी भाषा में हमारे साथ बोलेगा। हमारे विश्वविद्यालय में कोरिया से आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, क्या वहां की भाषा पर्याप्त नहीं है? क्योंकि उन्हें अपना सामान बेचना है। यहाँ अमेरिका के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं हिंदी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। जर्मन से एक लड़की आई है, वो हमारे यहाँ शोध कर रही है। तो ये क्या है? मतलब आज जो है हिंदी इतनी ज्यादा लोगों तक, अगर हमें अपने माल को, अपने सामान को बेचना है, तब अंग्रेजी में अगर काम करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ज्यादा जो जन है, जो हमारा लोक है, उससे हम जब तक नहीं जुड़ेंगे, और जो भी विज्ञापन हो, चाहे जो भी प्रसार की सामग्री हो, या जो भी हम सामान बेचना चाहते हैं, वो हम जब तक लोक की भाषा में, जन की भाषा में नहीं बोलेंगे, तब तक वो बात नहीं आएगी। कौन खरीदेगा? तो मेरी राय में तो जितना वैश्वीकरण बढ़ेगा, जितना ग्लोबल मार्केट बढ़ेगा, जितना बाजारवाद बढ़ेगा, हमारी भाषाएं उतना ही आगे बढ़ेंगी। ये अरब देशों में ये देखा जा सकता है। जो अरबी शेख है वो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं है, लेकिन वे अपना काम जो है वो अरबी भाषा में करते हैं, और अरब देशों में बिकने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान है उस पर अरबी भाषा में लिखा होता है। जापानियों और अमेरिकियों को किसने जाकर समझाया कि आप अरबी में लिखें? उन्होंने खुद लिखा, क्योंकि उन्हें अपना माल बेचना है। सारी दुनिया में वो यही करेंगे। ईरान में भी अंग्रेजी की गुलामी नहीं है, ईरान में सब लोग फारसी भाषा में ही काम करते हैं। तो इस तरह से यदि वैश्वीकरण बढ़ेगा तो स्थानीय भाषाएं भी बढ़ेंगी। और दूसरा, वैश्वीकरण का एक और पहलू है कि वैश्वीकरण के जब हम दिल में इस बात का हमेशा डर बना रहता है कि कहीं लोग हमसे डर ना जाएं, वे अतिरिक्त सावधान हो जाते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का
भूत जो है उनके सर पर सवार रहता है। उन्हें पता है कि स्थानीय लोग काफी चौकन्ने हैं। वो व्यापार के नाम पर अब जो ये सांस्कृतिक बलात्कार ये जो किया जा रहा है ये अब नहीं होने देंगे। वो जो वैश्वीकरण वालों की वस्तुएं तो ले लेंगे लेकिन अपनी भाषा और संस्कार नहीं छोड़ेंगे। ये उन्हें पता है। अगर वे चोरी छिपे ये जो सांस्कृतिक बलपूर्वक जो अत्याचार करने की कोशिश करेंगे तो वो अपने मूल लक्ष्य से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए वो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हम स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। ये अलग बात है कि हम अपनी दिमागी गुलामी के चलते पैसा भी अपना खर्च करें और खुद पर विदेशी भाषा भी थोपवाएं, ये अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो ये कहा जाएगा कि जो विश्व शक्ति महाशक्ति बनने की बात जो भारत में चल रही है कि भारत को अगर महाशक्ति बनना है तो सबसे पहले हमें खबरदार होना होगा, अपनी खबर देनी होगी और दूसरों की खबर लेनी होगी। क्या हमारे पास कोई खबर तंत्र है? विश्व स्तरीय खबर तंत्र बनाना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इस बारे में हमने अभी तो सोचा तक नहीं है। हम अब भी दुनिया की खबरों के लिए अंग्रेजी पर निर्भर हैं, उस देश पर निर्भर हैं, ब्रिटेन पर जो उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, बीबीसी पर राइटर हमारे माँ बाप हैं, और इस्लामाबाद, काबुल, तेहरान और रंगून की खबरों के लिए भी हम उन पर निर्भर रहते हैं। ये जो इनकी जिनकी राजधानियां हमारे दिल्ली के बहुत करीब है, ये दिल्ली के करीब है या लंदन के, तो हिंदी का लोहा सारी दुनिया तब मानेगी जब दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर सबसे पहले हम हिंदी में प्रसारित करेंगे। तो हमें अपनी पत्रकारिता को भी मजबूत बनाना है, क्योंकि आज प्रदर्शन का जमाना है, प्रदर्शन का युग है। यही बात ज्ञान विज्ञान पर भी लागू होती है कि ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो विश्व स्तर की पुस्तकें हिंदी में नहीं आएंगी। हम ये कहते हैं थोड़ी समय के लिए हम कविता को चाहे कम कर दें, गद्य लिखना हम कम कर दें, लेकिन हम वैज्ञानिक विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, जिससे ये बचपन से मतलब छोटे बच्चे भी जो 6ठी 7वीं 8वीं से हिंदी में 9वीं 10वीं की किताब हिंदी में पढ़े विज्ञान की, और उच्च स्तरीय किताबें हो, ये नहीं कि अंग्रेजी से अनुदित की गई हो। जो हम अंग्रेजी पर जब हम सोच ही रहे हैं अंग्रेजी, तो हम कैसे अपनी भाषा को सम्मान दे सकेंगे? तो ये इस तरह की मतलब आज हमें स्वांतः सुखाए नहीं लेना है, बल्कि हिंदी को रोटी की भाषा बनानी होगी। हमारे ये बहुत जरूरत है। जब तक रोटी पेट से नहीं जुड़ी होगी हिंदी, तब तक हम हिंदी कहते रहेंगे, एक लकीर पीटते रहेंगे, कुछ नहीं काम हो पाएगा। तो जो स्वांतः सुखाए कहते रहेंगे और काम करते रहेंगे कि अपने सुख के लिए हिंदी नहीं, हमें रोटी की भाषा बनानी होगी हिंदी को। जो हमारे विद्वान है, बुद्धिजीवी हैं, विशेषज्ञ, नीति निर्माता हैं, ये अब भी अंग्रेजी की गुलामी में गर्व अनुभव करते हैं। इस विषाक्त चक्र को हमें तोड़ना होगा अगर हमें, और भारतीय भाषाओं में अगर विश्व स्तर का कोई साहित्यिक या अकादमिक कार्य होता है तो वो हम कितने, जो तमिल में बहुत विश्व स्तरीय कार्य हुआ हो, तेलुगु में बहुत विश्व स्तरीय कार्य हुआ हो, लेकिन हम कितना तेलुगु के अपने भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को जानते हैं, और हम अंग्रेजी के विद्वानों के अनुवाद करने में तुरंत लग जाते हैं, जैसे वही महान हो, उन्होंने ही सोचने का ठेका ले रखा है। तो ये जो है भारत महाशक्ति बन जाए, महाशक्ति विश्व शक्ति, तो विश्व शक्ति की भाषा क्या होगी? वो विश्व भाषा होगी? नहीं होगी, तो भी अपने आप बन जाएगी। लोग उसे जबरदस्ती बना देंगे, जैसे उन्होंने अंग्रेजी को बना दिया। अंग्रेजी क्या थी? कुछ भी नहीं, उतनी भी नहीं जितनी की हिंदी है। पूरे ब्रिटेन में अंग्रेजी नहीं बोली जाती थी, वेल्श में, स्कॉट में, आयरिश लोग ये सब अपनी अपनी भाषा में बोलते थे। राजखास की भाषा लैटिन थी, और दरबार और अदालत में अंग्रेजी बोलने पर जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन की ताकत बढ़ती गई, अंग्रेजी का दबदबा बढ़ता गया। ब्रिटेन महाशक्ति बना तो अंग्रेजी महाभाषा बन गई। भारत यदि महाशक्ति बन गया तो पहला प्रश्न वह स्वयं से ये पूछेगा कि तुम्हारे मुंह में कोई जुबान है भी या नहीं? क्या तुम अब भी गुलाम की तरह गिड़गिड़ाओगे? तुम बादशाह तो बन गए, लेकिन है तो गूंगे ही।
गूंगे बादशाह की ये छवि भारत को विवश करेगी कि वो अपने मुंह से अपनी जिह्वा धारण करे, और वो जिह्वा हिंदी की है। वो भारतीय राष्ट्रवाद का सुनहरा दिन होगा जिस दिन ऐसा होगा। यदि भारत की राजभाषा अंग्रेजी नहीं हिंदी होती तो भारत कभी का महाशक्ति बन गया होता। हमारे देश में निरक्षरता, बेकारी इसीलिए बरकरार है कि हिंदी की अंग्रेजी अनिवार्य है। अंग्रेजी के जरिए मुट्ठी भर लोगों को नौकरियां जरूर मिलती हैं, लेकिन वो लाखों लोगों को बेकार और निकम्मा बना जाती हैं। और अंग्रेजी के जरिए शिक्षा जितनी फैलती है उससे कई गुना ज्यादा अशिक्षा फैलती है। तो दुनिया का कौन सा राष्ट्र है जो विदेशी भाषा के जरिए महाशक्ति बना है? आप बताइए, कोई नहीं बन पाया है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है, क्योंकि आभासी मंच पे अनीता जी आ गई हैं तो हमें लग रहा है कि समय समाप्त है। तो हम अपनी अंत में हम यही कहना चाहेंगे, तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। तो वो बसंत आना नहीं है कहीं से, बल्कि हमें लाना है। हम अब हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि अरे हमारा तो बहुत सारी भाषाएं हम बोलते हैं, हम किसको अपनाएं। जैसे बंगाली को हम ये इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि कहने के लिए दिल में बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत कुछ को समय की सीमा में बांधना है हमें। तो हम ये कहना चाहेंगे अंत में, बंगाली को बंगला प्यारी, तमिल चाहे मद्रासी, पंजाबी गुरमुखी उचारे, हिंदी दिल्ली की दासी, उसकी शहजादी अंग्रेजी, इसकी पटरानी संस्कृत, मगर प्रेम की भाषा अब तक हाय बनी है बनवासी। वो प्रेम की भाषा, वो जन की भाषा, वो लोक की भाषा हमारी अपनी हिंदी है, जिससे हमारी अस्मिता है, जिससे हमारी अपनी पहचान है, जिससे हमारे अपना स्वाभिमान है। और हम क्यों स्वाभिमान बेचेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आपके कॉलेज को, जिसने हमें मौका दिया, अनीता जी को जिन्होंने जोड़ने का मुझे ये प्रयास किया और अपनी बात रखने के लिए ये मंच दिया, अमित जी को, अनिल जी को, और भी जो हमारे कृष्णकांत जी हैं, ये सब जुड़े हुए हैं, माधुरी जी हैं, ये सभी लोग जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। और ये विश्व भाषा हिंदी के लेकर के जो हमने अपने विचार व्यक्त किए, आप हो सकता है उससे कुछ उससे प्रभावित हो, या जो भी चीजें हैं। हमें हिंदी को एक दिन नहीं मनाना है, हमें हिंदी को 365 दिन याद करना है, याद रखना है। और याद करना नहीं है, क्योंकि याद तो वो आता है जो भूल जाया जाए जिसको, हमें हिंदी में काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी, आपका एक बृहद विशद वक्तव्य रहा, और विश्व के मानचित्र पर हिंदी के जो चित्र आपने हिंदी का जो एक सशक्त चित्र उकेरा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने बताया कि विश्व के यात्रियों ने भी हिंदी को एक सशक्त भूमिका दी, उसकी भूमिका को बढ़ाने में सहयोग किया। हिंदी वैसे भी हमारी विश्व बंधुत्व की संवाहिका है। अंग्रेजी फारसी के प्रशासनिक और पारिभाषिक शब्दावलियों को लेने के कारण ये और समृद्ध हुई। रामलीला के कारण ये विदेशों में हिंदी का अस्तित्व बचा और इसने हिंदी को विकसित किया। इसके साथ ही साथ विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपनी जड़ से जोड़ने में भी हिंदी ने बहुत बड़ा काम किया है। हिंदी की बहुत सी भूमिकाएं हैं, जिनमें बहुत से प्रदेशों में वो मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। चूंकि ये आभासी मंच की एक समय सीमा होती है और बहुत ज्यादा समय निकल चुका है, तो औपचारिक रूप से धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर रीना सिंह, उपाचार्य हिंदी विभाग, को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रीना सिंह जी। मैडम, एक प्रश्न पूछना था मैडम से। आपको एक प्रश्न पूछना था मैडम से। पूछिए। हेलो। हाँ, पूछिए पूछिए। डॉक्टर अलका मैडम। हाँ जी बताइए। मैडम, ये नई शिक्षा नीति में अभी दक्षिण भारत से कुछ हमारे साथी जुड़े थे, इसके पहले एक वेबिनार हुआ था, तो उसमें उन लोगों ने चिंता व्यक्त की कि
जो नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषा को बहुत बढ़ावा दिया गया है, बढ़ावा क्या दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ की उन लोगों की चिंता है, अगर क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो जो बच्चे वहाँ विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी न पढ़ के अपनी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ेंगे। इससे तो हिंदी का नुकसान होगा। वहाँ के शिक्षकों की चिंता है कि जब विद्यार्थी नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो इस पर हमने भाषा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजनाथ शुक्ल जी से चर्चा की, तो मुझे कोई बहुत सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। अगर इस पर कुछ आपके पास जानकारी हो तो बताएं। या देखिए जी, देखिए ऐसा है, मन में निश्चय करने की बात है। आप ये बताइए, अगर आपको प्रेम है किसी भी चीज से तो आप किसी भी तरह से उसको स्वीकार करेंगे। जैसे त्रिभाषा फार्मूला हमारे यहाँ चला था पहले ना, तो उसी मतलब हमने अपनी बात हम बताना चाहेंगे यहाँ पे। हमने जो है वो तमिल भाषा भी पढ़ी, सीखी, और आज हम उसको लिख भी लेते हैं, समझ और बोल भी लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसको। और लेकिन क्योंकि वो बोली में अभ्यासवश नहीं है तो आज हम उसको भूलते जा रहे हैं, लेकिन लिख पढ़ अभी भी लेते हैं। तो क्या उन लोगों के सामने एक ये दुविधा की स्थिति है कि जैसे मान लीजिए हम क्या अपनी बोलियों को भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं ना। अवधी भी हम घर में प्रयोग करते हैं, या भोजपुरी या जो भी बोलियां हम घर में भी बोलते हैं। तो ये जो है, जैसे हम अगर देखिए उन लोगों के साथ में परेशानी सिर्फ एक ये है कि वो ये कहते हैं कि हम आपकी हिंदी को क्यों अपनाएं, जो हमें लगता है ना, उसको लेकर के थोड़ा उनको ये रोष भी है हम लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ में। क्योंकि हमें बहुत ये सौभाग्य मिला कि हम दक्षिण भारत में भी काफी समय रहे और वहां के लोगों से काफी हमारा संवाद इस चीज को लेकर के हुआ। बोले कि हम आपकी हिंदी को क्यों अपनाएं, क्या आप हमारी तमिल को, कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, कितने तेलुगु जानते हैं, कितना ये करते हैं। बात वहां पे है, जड़ वो है। तो जैसे हमने कहा नहीं हमने तो सीखी है तमिल, तो बोले कि नहीं आपने सीखी है लेकिन वहां पे हमारी भाषा को नहीं अपनाया जा रहा है, तो हम हिंदी को क्यों अपनाएं। और दूसरा राजनीतिकरण तो है ही है इसको लेकर के कि मतलब तमिल का ज्यादातर विरोध तमिलनाडु से ही आता है। और लोग फिर ठीक है, लेकिन उनकी जो चिंता है कि अनिवार्य कर दिया, क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ तो भाई पहले भी क्षेत्रीय, आपकी आवाज म्यूट हो गया। अनिल जी आपका माइक म्यूट है। अगर उत्तर भारत में उनको नौकरी करनी है तो वो हिंदी सीखते हैं। अगर हमको भी दक्षिण भारत में नौकरी लगने लगे तो हम भी दक्षिण भारत को उस तरह से सीख लेंगे जिस तरह से हिंदी को सीखते हैं। तो भाषा की रोजगार परक जो भाषा होगी उसकी बहुतायता होगी। लेकिन जो वहाँ के हिंदी शिक्षक हैं या जो वहाँ के लोग हैं जो हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी थोड़ी, उनके सामने एक समस्या ये हो रही कि अगर क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा, अनिवार्यता से लेकर के संकट है, तो दिक्कत वहां होगी। तो लोग हिंदी नहीं पढ़ेंगे। जब हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो अवरुद्ध हो जाए। सवाल इस बात का है। अनिल जी यहाँ पे थोड़ा सा, भले ही आप अलका जी से बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे वही हिंदी का वर्चस्ववाद जो है वो हिंदी को पनपने नहीं देता है। हमारे भीतर वर्चस्व है कि हिंदी तो पनपे, लेकिन उसके साथ की भाषाएं न पनपने पाए, जिसके कारण आज उन लोगों के मन में, जो अभी अलका जी बात कर रही थी वो सही है, कि हम चाहते हैं कि वो लोग तो हिंदी पढ़ें, लेकिन क्या हम उतनी सहजता और सरलता के साथ स्वीकार, भले ही किसी को नौकरी नहीं मिली, क्या जो वहां का फल बेचने वाला है वो भी तमिल इसलिए बोलता है क्योंकि वो ये चाहता है कि उसकी भाषा का सम्मान बना रहे। हमारे यहाँ क्या फल बेचने वाला तमिल सीखेगा? जब हमारे यहाँ का तमिल नहीं सीखेगा फल बेचने वाला, तो वहां का फल बेचने वाला हिंदी क्यों सीखे? मैडम, जब तमिलनाडु के बहुसंख्यक लोग यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के लोग फल बेचने तमिल सीख लेंगे। यहाँ से अब जाते हैं लोग, कहते हैं कि वहां पर हिंदी लोगों को नहीं आती, इसलिए चलो वहीं नौकरी करें। तो हिंदी का आधार इसलिए बनाते हैं। और अब ये हम लोग कभी इस पर फिर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल जा रहा है और औपचारिक धन्यवाद हो नहीं पाएगा, और कहीं मीटिंग खट से कट गई तो औपचारिक रूप से हम अलका जी का धन्यवाद भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए रीना जी को आमंत्रित करते हैं और धन्यवाद के लिए निवेदन करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता मैम। बेहद ही तर्कपूर्ण और व्यवस्थित पूर्ण व्याख्यान रहा मैम आपका। आपके पूरे व्याख्यान के दो महत्वपूर्ण पहलू रहे। हम सकारात्मक और नकारात्मकता दोनों की बात करते हैं। पहले सकारात्मक चीजों को ही हम ले लेते हैं कि किस प्रकार हिंदी तरल भाषा होकर विश्व ललाट पर सुशोभित हो रही है। आपने ये बहुत ही रोचक पूर्ण ढंग से हम सभी तक अपनी बात को पहुंचाया। आपने बात कही कि भाषा एक संवाद का माध्यम नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों, हमारे धरोहर को विश्व पटल पर रखती है, विश्व पटल पर हमारा प्रतिनिधित्व करती है। जिसका कि उदाहरण भी आपने दिया कि आपने कई एशियाई देशों का नाम लिया, जिसमें इंडोनेशिया आता है, जिसमें सूरीनाम आता है, जिसमें मॉरिशस है, सिंगापुर है, जैसे बहुत सारे देश हैं जहां पर राम कथाओं के माध्यम से हम हिंदी पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश में कृष्ण काव्य के माध्यम से आपने, हम चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाहे और किसी देश की बात कर लें, वहां पर हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य के माध्यम से किस प्रकार हिंदी यूरोपियन देशों में भी स्थापित होती चली जा रही। पहला मुद्दा। दूसरा, आपने कहा हिंदी आत्मसात करने की प्रवृत्ति हमारे भीतर है। हमारी जो शब्दकोश है, आपने जो शब्द भंडार की बात की, बहुत बेहद समृद्ध है। और वो समृद्ध इसलिए क्योंकि हमारे हिंदी के भीतर वो सर्व समावेशी प्रवृत्ति है, आत्मसात करने की क्षमता है, इसीलिए वह बेहद समृद्ध होती चली जा रही है। बौद्ध दर्शन के माध्यम से, बौद्ध धर्म के माध्यम से भी हिंदी विश्व में अपना स्थान बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता भी बन जाती है कि जैसे आपने व्यक्त किया कि हम राजभाषा भी पूरी तरीके से नहीं बना पाए। राष्ट्रभाषा तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है, राजभाषा भी हम पूरी तरीके से नहीं बना पाए। और हम स्वप्न देखते हैं कि हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपनाया जाए। तो हमको जमीनी स्तर पर काम खुद करने की आवश्यकता है, तथ्यात्मक तरीके से काम करने की आवश्यकता है। केवल हम पेपर पे सारी नीतियां बनाते रहे, तमाम चीजें पेपर को उकेरते रहे, उससे समस्या का समाधान नहीं होना। मैं बहुत जल्दी खत्म करती हूँ कि बहुत बहुत आभार पुनः, इससे पहले कि फिर वो तकनीक हमारा साथ छोड़ दे। मैं संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इस विश्वास के साथ आभार व्यक्त करती हूँ कि जब भी कभी हम आपको पुनः स्मरण करेंगे, आपका आगमन निश्चित रूप से हमारे बीच होगा। इसी के साथ मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS यादव सर जी का धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर माधुरी मैम, डॉक्टर अनिल कुमार विश्वकर्मा जी, डॉक्टर अमित कुमार जी, डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी, डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी, डॉक्टर CS सिंह जी और राणा प्रताप PG कॉलेज के डॉक्टर इंद्रमणि सिंह जी। मैं सभी के प्रति हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। तो और साथ ही जूम और यूट्यूब से जुड़े हुए जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ और इसी के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा भी करती हूँ। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी को नमस्ते। सबको नमस्ते। अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। तुरंत हमारा अनुरोध माना और तुरंत आप हमको हाँ बोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसके बाद अब हम कभी आभासी मंच के अलावा वास्तविक मंच पर आपको बुलाएं तभी ठीक है, क्योंकि आभासी मंच की अपनी समस्याएं हैं जिसके कारण हम लोग कभी इधर कभी उधर क्योंकि नहीं है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर जितने भी लोग हैं, डॉक्टर नन्हे सिंह, डॉक्टर इंद्रमणि कुमार, जो लोग महाविद्यालय से बाहर से हैं, उन सबका भी आभार व्यक्त करते हैं। और महाविद्यालय से, अपने विभाग से डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा जी, डॉक्टर रीना सिंह, डॉक्टर अमित, डॉक्टर कृष्णकांत जी, सबका ही आभार व्यक्त करते हैं। वरिष्ठ प्राध्यापकों का डॉक्टर रीना जी ने आभार व्यक्त किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी तरफ से कि मेरे कहने पर वो अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालते हैं और अपना समय हमको देते हैं। डॉक्टर विजय वर्मा भी दिख रहे हैं, डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी भी दिख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद, आभार। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त होता है।